ठीक है, इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मान थापा। सोचिए अगर हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए जो पूरी दुनिया को बदल दे। मतलब कोई ट्रू गेम चेंजर। राइट, एक ऐसी टेक जो ट्रांसपोर्टेशन को 3 गुना सस्ता कर दे या फिर कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से जोड़ दे। ऐसे में कोई भी रैशनल इन्वेस्टर वही चाहेगा ना कि अपना सारा पैसा उस नई टेक्नोलॉजी में लगा दे। हाँ बिल्कुल, और ऑनेस्टली यही होता भी है। लेकिन पता है आयरनी क्या है? अंत में मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स अपना सब कुछ खो देते हैं। तो आज हम बेसिकली यही पैराडॉक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। एग्जैक्टली। एलास्टर नायरन की किताब एंजिन्स दैट मूव मार्केट्स का डीप डाइव करते हुए हम 19th और अर्ली 20th सेंचुरी के मैसिव टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को डिकोड करेंगे। हाँ, उन सारे इन्वेस्टमेंट बबल्स और उनके बाद आने वाले ब्रूटल मार्केट क्रैशेस को देखेंगे। जी के कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिलेशनशिप पर है, क्योंकि जब नई टेक आती है तो वो पुरानी टेक को बेसिकली ऑब्सोलीट कर देती है। राइट, तबाह कर देती है। इन सोर्सेस से सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग इनसाइट ये मिलता है कि किसी नए टेक बूम में आने वाले विनर को पिक करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है उस लूजर को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, वही ना? वही। नई टेक वेल्थ बनाती जरूर है, पर जरूरी नहीं कि वो अर्ली इन्वेस्टर्स की जेब में जाए। तो इस पैटर्न को समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अर्ली फेज में चलना होगा, जब मास प्रोडक्शन तो शुरू हो गया था लेकिन लॉजिस्टिक्स एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। क्योंकि फैक्ट्रीज माल बना तो रही थी, पर उसे मूव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा था। राइट। घोड़ा गाड़ी बहुत स्लो थी और एक्सपेंसिव भी। तभी 1820s के ब्रिटेन में कैनाल्स यानी नहरों का बूम आया। नदियों को आर्टिफिशियल कैनाल से जोड़ा गया ताकि हैवी गुड्स शिप हो सके। हाँ, और उस वक्त लगभग 60 कैनाल कंपनीज ने पब्लिक से बेहिसाब पैसा जुटाया। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके देखें ना, तो ये लगभग 1200 करोड़ डॉलर्स का मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन था। 1200 करोड़ डॉलर्स, वाओ! और 1824-25 आते आते तो मार्केट में एक प्रॉपर स्पेक्युलेटिव मेनिया छा गया। कैपिटल मार्केट में यूफोरिया इस हद तक था कि लगभग 30,000 करोड़ डॉलर्स का नया कैपिटल पंप किया गया। एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि कैनाल्स की मोनोपोली बिल्कुल परमानेंट है, प्रॉफिट मार्जिन्स उनके एक्सेप्शनली हाई थे। लेकिन तभी स्टीम इंजन और रेलवे सीन में एंटर करते हैं। एक कंप्लीटली नया डिसरप्शन। राइट। रेलवेज दे आते ही माल धुलाई फ्रेट की कॉस्ट को सीधे 1/3 कर दिया, 1/3। वेट, अगर रेलवेज इतनी ऑब्वियसली सुपीरियर और रेडिकली सस्ती थी तो इन पावरफुल कनाल मोनोपोलीज ने एग्रेसिवली पिवट क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने थ्रेट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया? देखिए, डिनायल एक बहुत नेचुरल कॉर्पोरेट रिएक्शन होता है। कैनाल्स ने पहले तो इस थ्रेट को डिसमिस किया, फिर नए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के बजाय उन्होंने पार्लियामेंट में पॉलिटिकल लॉबिंग शुरू कर दी। अच्छा, रेगुलेशंस बनवा के रेलवेज को रोकने की कोशिश। हाँ, पर बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स को पॉलिटिशियंस नहीं हरा सकते। जब एक कॉम्पीटिंग टेक्नोलॉजी आपसे 3 गुना सस्ती हो तो मोनोपोली टूटना तय है। इसके बाद 1840s में रेलवेज का अपना मैसिव इन्वेस्टमेंट बूम शुरू हुआ। तब रेलवेज बबल में कन्वर्ट होने लगी। शुरुआत में इन नई रेलवे कंपनीज ने 10% तक के शानदार डिविडेंड्स दिए, जिसने और कैपिटल अट्रैक्ट किया। लेकिन जहां तक मुझे समझ आता है, एक्सेसिव ऑप्टिमिज्म हमेशा कैपिटल डिस्ट्रक्शन लाता है। रेलवेज का प्रोडक्ट सक्सेसफुल था, तो फिर उनका मार्केट क्रैश कैसे हो गया? ये कैपिटल एलोकेशन और सप्लाई डिमांड का क्लासिक प्रॉब्लम है। जब कैपिटल सस्ता और इजीली अवेलेबल हो तो कंपनी जरूरत से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं। मतलब ओवर कैपेसिटी। वही, एक ही लुक्रेटिव रूट पर 3 अलग-अलग कंपनीज ने पैरेलल रेल लाइंस बिछा दी। अब सप्लाई डिमांड से बहुत आगे निकल गई। फिर सर्वाइवल के लिए शुरू हुआ एक ब्रूटल प्राइस वॉर। हर कंपनी ने रेट्स कट किए होंगे। राइट। प्राइसिंग पावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। टेक सक्सेसफुल थी, पर ब्लाइंड ओवर कैपिटलाइजेशन ने मार्जिन्स खत्म कर दिए। टेक की जीत हुई, पर इन्वेस्टर्स की हार। दैट इज अ फिनोमिनल इनसाइट। टेक सोसाइटी की वेल्थ बढ़ाती है, पर ओवर कैपिटलाइजेशन कॉर्पोरेट प्राइसिंग पावर को मार देता है। अब थोड़ा अमेरिका की तरफ चलते हैं। हाँ, अमेरिका में स्केल बिल्कुल अलग था। वहाँ कॉन्टिनेंट को ओपन करना था। राइट। यहाँ गवर्नमेंट ने गेम चेंजिंग मूव चलाया, पैसिफिक रेलवे एक्ट। उन्होंने प्राइवेट कंपनीज को हैवी सब्सिडीज ऑफर की। फ्लैट जमीन पर $16,000 और पहाड़ी इलाकों में $32,000 पर माइल की सब्सिडी। और यहीं पर फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट प्ले आउट होता है, परवर्स इंसेंटिव्स।
जब गवर्नमेंट ब्लैंक चेक दे रही हो ना, तो कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एफिशिएंट रूट बनाना नहीं होता। उनका गोल होता है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स बिछाना। एग्जैक्टली, ताकि मैक्सिमम सब्सिडी एक्सट्रैक्ट की जा सके। रिजल्ट ये हुआ कि कंपनियों ने जमीन हड़पने के लिए टेढ़े मेढ़े अननेसेसरीली लंबे रूट्स बनाए। यूनियन पैसिफिक जैसी कंपनी को 330 करोड़ डॉलर्स के लोन्स मिले। 330 करोड़ डॉलर्स। लेट मी चैलेंज दिस अ बिट। अगर गवर्नमेंट दोनों हाथों से फ्री मनी बांट रही है तो शॉर्ट टर्म में ही सही इन्वेस्टर्स को तो मैसिव प्रॉफिट्स मिलने चाहिए थे ना। देखिए, जहां इजी मनी होता है वहां मैसिव फ्रॉड भी होता है। जे गोल्ड और ईरी रेलवे इसके टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। उन्होंने कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस की तरह चलाया ही नहीं। तो फिर उनका एक्चुअल प्ले क्या था? उन्होंने उसको एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का टूल बना दिया। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत कनिंग थी। उन्होंने इंटरनल अकाउंटिंग मैनिपुलेट की और मैसिव अमाउंट्स में फेक अनऑथराइज्ड शेयर्स इशू कर दिए। वाह, यानी इक्विटी कंप्लीटली डाइल्यूट कर दी। हाँ, जिससे रिटेल शेयर होल्डर्स का पैसा डूब गया। प्रमोटर्स ने कैश निकाला और कंपनी को भारी कर्ज में छोड़ दिया। बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लीगल लूपहोल्स यूज करके साइफन ऑफ कर लिया। टेकबूम तो सिर्फ एक कवर स्टोरी थी। एग्जैक्टली। और इस अंधाधुंध एक्सपेंशन और फ्रॉड का नतीजा था 1870s का मैसिव डिप्रेशन। यूरोपियन इन्वेस्टर्स के करीब 5,000 करोड़ डॉलर्स डूब गए। और पता है इस अनस्टेबल एनवायरनमेंट का फायदा किसने उठाया? आई एम गेसिंग और बड़ी मोनोपोलीज ने। हाँ, स्टैंडर्ड ऑयल जैसी इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज ने। उन्होंने इन स्ट्रगलिंग रेलवे कंपनीज की वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया और अपने फ्रेट रेट्स आर्टिफिशियली लो करवा लिए। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हमेशा पावरफुल कमोडिटी मोनोपोलीज की गुलाम बन जाती हैं। ब्रूटल सच है। तो फिजिकली माल मूव करना सॉल्व हो गया, लेकिन अचानक एक नया बॉटल ने खाया। माल तो फास्ट मूव हो रहा था, पर प्राइसिंग और सप्लाई ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन स्लो थी। जिसके लिए इन्फॉर्मेशन को एक्सेलरेट करना जरूरी था। उस वक्त टेलीग्राफ था और वेस्टर्न यूनियन की एब्सोल्यूट मोनोपोली थी। राइट। तभी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का कंप्लीटली रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। और यहाँ हिस्ट्री कॉर्पोरेट एरोगेंस का एक बहुत नंगा रूप दिखाती है। जब बेल को फंडिंग का क्राइसिस हुआ तो उन्होंने अपने अर्ली पेटेंट्स सीधे वेस्टर्न यूनियन को ऑफर किए। उन्हें लगा होगा इनकम्बेंट कंपनी वैल्यू समझेगी। पर वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट विलियम ऑटन ने इस ऑफर का मजाक उड़ाया। उन्होंने टेलीफोन को सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल टॉय कहकर डिसमिस कर दिया। ये तो सीधे सीधे वही ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स वाली बात हो गई। ब्लॉकबस्टर को लगा उनका कोर बिजनेस फिजिकल VHS टेप्स हैं, और वेस्टर्न यूनियन को लगा उनका प्रोडक्ट पेपर मैसेजेस हैं, जबकि एक्चुअल नीड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर थी। वही फंडामेंटल मिस्टेक। फिर जब उन्हें गलती का एहसास हुआ तब क्या किया? तब पैनिक मोड। उन्होंने थॉमस एडिसन को डिप्लॉय किया ताकि जल्दी से कॉपीकैट टेलीफोन सिस्टम बनाए। उन्हें लगा अपने मैसिव कैपिटल के दम पर एक छोटे स्टार्टअप को क्रश कर देंगे। लेकिन कॉर्पोरेट पावर अकेले पेटेंट लॉज को थोड़ी डिफीट कर सकती है। बेल ने कोर्ट में चैलेंज किया होगा। बिल्कुल। बेल ने पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का लॉसूट थोक दिया और जीत भी गए। वेस्टर्न यूनियन को अपने सारे नए टेलीफोन लाइंस और एसेट्स बेल को देने पड़े। उनके स्टॉक वैल्यूएशंस क्रैश हो गए। आई मीन, एक डोमिनेंट इनकम्बेंट का ब्लाइंड स्पॉट उन्हें प्रैक्टिकली इररिलेवेंट बना सकता है। तो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम हो गई। अब फोकस उन चीजों पर शिफ्ट हुआ जो रात के अंधेरे को खत्म कर सकें। गैस लाइटिंग उस टाइम डोमिनेंट सोर्स था जो हाईली मोनोपोलाइज थी। आर्क लाइटिंग ट्राई की गई, पर वो घरों के लिए बहुत ग्लेरिंग थी। फिर थॉमस एडिसन आते हैं अपने इनकंडेसेंट लैंप के साथ। लेकिन बात सिर्फ साइंटिफिक ब्रिलियंस की नहीं थी। एडिसन का PR और मीडिया मैनिपुलेशन गेम बहुत स्ट्रांग था। रेडी होने से पहले ही बोल्ड अनाउंसमेंट्स करनी शुरू कर दी। इस हाइप का असर ये हुआ कि वैंडरबिल्ट्स ने उन्हें एग्रेसिवली बैक किया। वैंडरबिल्ट्स ने लगभग $3 लाख का अर्ली स्टेज कैपिटल लगाया। और यहाँ स्मार्ट मनी का गेम देखिए। वैंडरबिल्ट्स का सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑलरेडी गैस लाइटिंग कंपनीज में था। वही तो, उन्होंने एडिसन को बैक करके एक नेचुरल हेज क्रिएट किया। अगर एडिसन फेल होते तो गैस मोनोपोली सेफ थी, अगर जीते तो नई टेक में उनका हिस्सा था। हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच। ब्रिलियंट VC हेजिंग। राइट। पर एडिसन के भी कमर्शियल ब्लाइंड स्पॉट्स से। एडिसन ने ग्रिड के लिए डायरेक्ट करंट यानी DC टेक्नोलॉजी पर रिजिडली बैट किया, लेकिन DC लंबी दूरी तक एफिशिएंट नहीं थी। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस बहुत हाई था, इसलिए उन्हें हर थोड़े माइल्स पर पावर स्टेशंस लगाने पड़ते थे। तभी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ऑल्टरनेटिंग करंट यानी AC लेकर आए। हाँ,
जिसमें वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करके लंबी दूरी तक भेजना इकोनॉमिकली वायबल था। यहीं से एसी-डीसी वॉर्स शुरू होते हैं। लेकिन बाइसन एडिसन तो मार्केट लीडर थे। जब एसी ऑब्वियसली सुपीरियर थी तो उन्होंने डायरेक्ट स्विच क्यों नहीं किया? ईगो। संक कॉस्ट फैलेसी और मैसिव ईगो। एडिसन अपनी डीसी टेक्नोलॉजी में इतना डीपली इन्वेस्ट कर चुके थे कि उन्होंने एसी को डिस्क्रेडिट करने के लिए फियर मॉन्गरिंग कैंपेन्स चलाए। पर प्रोपेगेंडा सुपीरियरिटी को हरा नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। दोनों कंपनीज प्राइस वॉर्स में इतना इंटरनल कैश जला चुकी थीं कि उन्हें वॉल स्ट्रीट कैपिटल पर रिलाई करना पड़ा। तब जेपी मॉर्गन ने इंटरवीन किया। जेपी मॉर्गन ने फोर्स्ड इंडस्ट्री कंसोलिडेशन करवाया होगा। हाँ, एडिसन को उन्हीं की कंपनी से साइडलाइन करके जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई बनाई गई। टेक बेस बनाती हैं पर वॉर्स कैपिटल मार्केट्स डिसाइड करते हैं। राइट। और इन सारे नेटवर्क्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए थी। हम कोल से आगे बढ़ रहे थे और ऑयल की तरफ देख रहे थे। पेंसिल्वेनिया में ऑयल डिस्कवरी के बाद एक मेनिया ट्रिगर हुआ, जिसे तब के लॉ ऑफ कैप्चर ने और बड़ा बना दिया। इस कानून का मतलब था कि जमीन के नीचे का फ्रीली फ्लोइंग तेल उसका है जो पहले ड्रिल करके निकाल ले, भले ही वह पड़ोसी की प्रॉपर्टी के नीचे क्यों ना हो। ओह मैन, ये तो पूरा ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स है। एग्जैक्टली। हर कोई अंधाधुंध ड्रिलिंग कर रहा था। सप्लाई क्रैश हो गई। 1866 में ओवर सप्लाई के कारण क्रूड ऑयल लिटरली $2.40 पर बैरल पर आकर गिर गया। $2.40। ऑयल एक्सप्लोरेशन एक हाइपर रिस्की कैपिटल डिस्ट्रॉइंग बिजनेस बन गया था। पर हिस्ट्री दिखाती है कि जहां एक्सट्रीम केओस होता है वहां कोई ना कोई विजनरी मार्केट हैक कर लेता है। यहीं जॉन डी रॉकफेलर आते हैं। हाँ, रॉकफेलर ने समझा कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल रिफाइनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में है, ना कि लक बेस्ड ड्रिलिंग में। उन्होंने सप्लाई चेन कंट्रोल किया। सिर्फ लगभग $65 लाख इन्वेस्ट करके अपने पार्टनर को बाय आउट किया और स्टैंडर्ड ऑयल की नींव रखी। उनका मैकेनिज्म बहुत रूथलेस था। जब आप रिफाइनरीज कंट्रोल कर लेते हैं तो क्रूड प्रोड्यूसर्स को लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पर तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्लस रॉकफेलर ने रेलवे से सीक्रेटली रिबेट्स डील्स की थी। यानी रेलवेज उन्हें मैसिव डिस्काउंट देते थे और बाकी कंपेटिटर्स से ज्यादा चार्ज करके रॉकफेलर को मार्जिन वापस दे देते थे। एक अनब्रेकेबल मोनोपोली। वही, लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री बताती है कि मोनोपोलीज लेजिस्लेटिव एक्शन से नहीं बल्कि इनोवेशन या नेचुरल अनोमली से डिस्ट्रॉय होती हैं। जैसे टेक्सास का स्पिंडल टॉप डिस्कवरी। हाँ, एक रिमोट जगह से अचानक हर दिन लगभग 75,000 बैरल तेल निकलने लगा। स्टैंडर्ड ऑयल इस अनप्रेसिडेंटेड वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर पाई। और इस अबंडेंस ने शेल, टेक्साको और गल्फ ऑयल जैसी नई कंपनियों को पैदा किया। क्या जबरदस्त पैराडाइम शिफ्ट था। अब इन ऑयल कंपनियों का सबसे बड़ा कंज्यूमर लैंप्स नहीं थे बल्कि ऑटोमोबाइल था। दी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अर्ली एवोल्यूशन हाईली फैसिनेटिंग है। शुरुआत में लग रहा था कि यूरोप डोमिनेट करेगा, लेकिन वहां कार्स टोटली कस्टम मेड लग्जरी आइटम्स थीं। एक आम स्टैंडर्ड यूरोपियन कार की नॉमिनल रिटेल कीमत तब लगभग $2,12,000 थी। बेसिकली लीट मार्केट। पर अमेरिका में एंट्री बैरियर्स बहुत लो थे। छोटे एंटरप्रेन्योर्स उधार पर पार्ट्स लेकर गैराज में असेंबल करते और बायर से एडवांस कैश लेकर डिलीवर करते थे। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मॉडल। एग्जैक्टली। 1900 से 1908 के बीच 500 से ज्यादा नई कार स्टार्टअप कंपनीज रजिस्टर हुई। पर जब कैपिटल रिक्वायरमेंट जीरो होती है तो हाइपर कंपटीशन ब्रूटल होता है। ये .com बूम की तरह साउंड कर रहा है। हाँ, मेजॉरिटी कंपनियां इंस्टेंटली बैंकरप्ट हो गईं। परेटो प्रिंसिपल प्ले आउट हुआ। टॉप 20% कंपनियां 80% कार्स प्रोड्यूस कर रही थी, बाकी स्लोली ब्लीड आउट हो रही थी। हेनरी फोर्ड का आना इसलिए पिविटल था। उन्होंने सिर्फ एक गाड़ी मॉडल टी नहीं बनाई, उन्होंने असेंबली लाइन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिसरप्ट किया, फिक्स कॉस्ट को इतना श्रिंक किया कि कॉम्पिटिटर्स इररेलेवेंट हो गए। 1916 आते आते एक मॉडल टी की कॉस्ट गिरकर सिर्फ $45,000 के करीब आ गई। जब लीडर प्राइस इतना गिरा दे तो छोटे असेंबलर्स अपना मार्जिनल कॉस्ट कवर नहीं कर पाते। इसे फोर्स्ड मार्केट कंसोलिडेशन कहते हैं। जो मास प्रोड्यूस कर पाए वही बचे। तो हिस्टोरिकली इन केस स्टडीज से एक डिफाइंड स्ट्रक्चरल पैटर्न निकलता है। जब भी फंडामेंटल स्टेटस को तोड़ने वाली नई टेक आती है, चाहे रेलवेज हो, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी या ऑटोमोबाइल, वो मैसिव स्पेक्युलेटिव वैल्यूएशन बबल बनाती है। इन्वेस्टर्स फ्यूचर कैश फ्लोज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। राइट। मार्केट में मैसिव एक्सेस कैपेसिटी बनती है और प्रॉफिट मार्जिन्स क्रैश हो जाते हैं। इस नॉइज में लॉन्ग टर्म विनर्स ढूंढना इफेक्टिवली इम्पॉसिबल है। लेकिन ये क्लियरली पता लग जाता है कि कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजी जैसे कैनाल्स या स्लो टेलीग्राफ ऑब्सोलीट होने वाली है।
वही असली वैल्यू इन इनकम्बेंट कंपनियों को शॉर्ट करने में है, जो स्ट्रक्चरली खत्म हो रही हैं। इन शुरुआती कैपिटलिस्टिक इंजन्स और टेक ब्रेक थ्रूज ने फिजिकल ज्योग्राफी की हार्ड सीमाओं को अग्रेसिवली पुश किया। इन्होंने फ्रेट को फास्ट किया, अंधेरे को रोशन किया और ट्रांसपोर्टेशन को डेमोक्रेटाइज किया। लेकिन अगर हम यही आइडेंटिकल फाइनेंशियल मैकेनिक्स फ्यूचर डिसरप्शंस पर अप्लाई करें, तो सोचिए आगे क्या होने वाला है। क्या रिजल्ट निकलेगा जब ट्रिलियन डॉलर इनोवेशंस की टेक रेस हैवी मशीन्स पर नहीं लड़ी जाएगी, जब एक्सपोनेंशियल डिसरप्शन फिजिकली ना दिखने वाली चीजों पर होगा, जब ग्लोबली डिसरप्टिव वैल्यू लोहे और भाप से शिफ्ट होके कंप्लीटली इनविजिबल क्वांटम डेटा, मशीन लर्निंग और इन्फिनिट बाइनरी कोड के थ्रू फ्लो करेगी। नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड पार्ट। इमेजिन कीजिए कि एक टाइम मशीन है, राइट? और कोई 1899 में वापस जाता है। ओह, 19वीं सदी के आखिर में? हाँ, एग्जैक्टली। उस टाइम की सबसे बड़ी, सबसे चमकारी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब वायरलेस रेडियो। राइट, वायरलेस। कोई भी सोचेगा कि अगर उस दौर में रेडियो टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया तो आज वो इंसान अरबपति होता है ना? बिल्कुल सोचेगा, ये तो नेचुरल अजम्पशन है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो शायद अपना सारा पैसा गवा बैठता। आज हम इसी विरोधाभास को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को गहराई से समझने वाले हैं। हाँ, और एलिस्टेयर नॉयन की किताब एंजिन्स दैट मूव मार्केट्स के दूसरे हिस्से का यही सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस एक सीधी रेखा में चलती है, राइट? एग्जैक्टली। एक नई टेक्नोलॉजी आई, दुनिया ने उसे अपनाया और इन्वेस्टर्स अमीर हो गए। लेकिन फाइनेंशियल हिस्ट्री का नजरिया बिल्कुल अलग है। वही तो। जब हम वायरलेस रेडियो से लेकर इंटरनेट तक के हिस्टोरिकल टेक रेवोल्यूशंस को देखते हैं, तो वो एक सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल। वो एक बेहद खतरनाक रोलर कोस्टर नजर आता है। एक ऐसा साइकिल जिसमें हाइप है, मैसिव बबल्स हैं, डेविस्टेटिंग क्रैशेस हैं और आखिर में जाकर कहीं स्टेबिलिटी आती है। सही कहा। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत से इस कहानी के ताने बाने को देखते हैं। 19वीं सदी के अंत में दुनिया वायर्स यानी तारों में उलझी हुई थी। हाँ, टेलीग्राफ और टेलीफोन का दौर था। राइट। उन्होंने कम्युनिकेशन को बदल तो दिया था, लेकिन हर जगह तार बिछाना मुमकिन नहीं था, खासकर समुद्र के बीच में। वहां पे वायर्स का कोई काम ही नहीं था। एग्जैक्टली। और यहीं पर गुग्लियल्मो मार्कोनी की एंट्री होती है। वायर्स की दुनिया से बिना तारों वाली वायरलेस दुनिया में कदम। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मार्कोनी अपने दौर के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट नहीं थे। वेट, सच में? मुझे लगा वो एक जीनियस इन्वेंटर थे। मतलब वो इन्वेंटर थे, पर उस समय कई बेहतरीन वैज्ञानिकों ने मार्कोनी के इक्विपमेंट को बहुत ही बेसिक और साधारण बताया था। अच्छा। मार्कोनी की असली ताकत साइंस नहीं थी, बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने समझ लिया था कि सिर्फ इन्वेंशन करना काफी नहीं है, उसे कमर्शियली वायबल बनाना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और उसने सीधा उन कस्टमर्स को टारगेट किया जिनकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी थे, द ब्रिटिश रॉयल नेवी और लॉर्ड्स ऑफ लंदन। बिल्कुल। उस समय ब्रिटेन के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम पावर थी। कोनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उनकी मोनोपोली क्रिएट करने की स्ट्रेटजी थी। हाँ, वो मॉडल बहुत अजीब था उस टाइम के हिसाब से। उन्होंने अपना इक्विपमेंट बेचा ही नहीं, बल्कि उसे अपने ऑपरेटर्स के साथ लीज पर दिया। सिर्फ रेंट पर। और इस लीजिंग मॉडल के पीछे एक बहुत गहरी चाल थी। जब मार्कोनी ने इक्विपमेंट और ऑपरेटर दोनों अपने दिए, तो उन्होंने एक सख्त नियम बना दिया। नियम? कैसा नियम? कि उनके ऑपरेटर्स सिर्फ दूसरे मार्कोनी ऑपरेटर्स के साथ ही बात करेंगे। अगर किसी जहाज पर किसी और कंपनी का रेडियो लगा है, तो मार्कोनी का ऑपरेटर उस सिग्नल को इग्नोर कर देगा। ओह वाओ, मतलब कंप्लीटली इग्नोर? हाँ, कंप्लीटली। ये एक क्लोज्ड नेटवर्क बन गया। एक तरह से पूरे समुद्र के कम्युनिकेशन पर उनका कब्जा हो गया। और मार्केटिंग के मामले में तो वो आज के टेक सीईओस को भी पीछे छोड़ सकते थे। 1899 की अमेरिकास कप याट रेस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ओह हाँ, वो पीआर स्टंट। एग्जैक्टली। मार्कोनी ने न्यूयॉर्क हेरल्ड अखबार के साथ मिलकर रेस की लाइव वायरलेस रिपोर्टिंग की। बीच समंदर से पल पल की खबर सीधे अखबार के दफ्तर पहुंच रही थी। उस दौर में ये किसी जादू से कम नहीं था। ये एक मैसिव पीआर स्टंट था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज कोई टेक कंपनी अपने प्रोडक्ट लॉन्च पर जबरदस्त हाइप क्रिएट करती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल परेशान करता है। मार्कोनी ने इतनी बड़ी खोज की, मोनोपोली बनाई, पीआर भी कमाल का था, फिर भी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स के लिए उनकी कंपनी एक खराब इन्वेस्टमेंट क्यों साबित हुई?
इस सवाल का जवाब टेक इन्वेस्टिंग के एक बहुत बुनियादी नियम में छिपा है। मार्कोनी की कंपनी पूरी तरह से पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन पर फोकस कर रही थी। पॉइंट टू पॉइंट मतलब एक सेंडर और एक रिसीवर। हाँ, यानी एक जहाज से दूसरे जहाज या किनारे तक एक सिंगल मैसेज भेजना। वो एक बहुत बड़ा बदलाव देख ही नहीं पाए और वो था ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा। असली मुनाफा एक मैसेज भेजने में नहीं था, बल्कि एक ही कंटेंट को एक साथ लाखों घरों में ब्रॉडकास्ट करने में था। ओ, जैसे बाद में रेडियो स्टेशन शुरू हुए जो हाँ। न्यूज़ और म्यूजिक ब्रॉडकास्ट करते थे। बिल्कुल वही। जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रॉडकास्टिंग का असल दौर शुरू हुआ तो असली कमाई आरसीए, जनरल इलेक्ट्रिक और वेस्टिंगहाउस जैसी कंपनियों ने की। तो मार्कोनी पिछड़ गया। हाँ, इसके अलावा युद्ध के दौरान सरकारों को समझ आ गया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना अहम है। राइट, गवर्नमेंट कंट्रोल। इसलिए सरकारी रेगुलेशंस ने मार्कोनी की ब्रिटिश पेरेंट कंपनी को मजबूर कर दिया कि वो अपने यूएस ऑपरेशंस को बेच दें। तो जिन तरह इन्वेस्टर्स ने इस क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी की शुरुआत में पैसा लगाया था, वो ब्रॉडकास्टिंग और एडवर्टाइजिंग से होने वाले असली और भारी मुनाफे से पूरी तरह चूक गए। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी सफल रही लेकिन अर्ली इन्वेस्टमेंट बुरी तरह फेल हो गया। ये एक बहुत बड़ा सबक है। बेहतरीन तकनीक का मतलब बेहतरीन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। खैर, रेडियो ने कम्युनिकेशन की दुनिया को तो बदल दिया। लेकिन एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी। हाँ, जैसे जैसे दुनिया मॉडर्न हो रही थी, डेटा की प्रॉब्लम आई। अब दुनिया को भारी भरकम डेटा प्रोसेस करने वाली मशीनों की जरूरत थी। और यहीं से कंप्यूटिंग के उस दौर की शुरुआत होती है जिसने आज के डिजिटल युग की नींव रखी, एडिंग मशीन से मेन फ्रेम्स तक। कंप्यूटिंग की शुरुआत, अगर मैं सही हूं, तो बहुत हद तक गवर्नमेंट और मिलिट्री फंडिंग से हुई थी, राइट? हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्लेचली पार्क में एनिमी कोड्स को तोड़ने के लिए या फिर बैलिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए भारी मशीनों की जरूरत थी। राइट। शुरुआत में हार्वर्ड मार्क वाइन जैसी मशीनें बनी, जिन्हें बनाने में उस समय लगभग 75 लाख रुपए से भी ज्यादा का खर्चा आया था। 75 लाख रुपए उस जमाने में, वो भी एक मशीन के लिए? हाँ, और वो मशीनें आज के कंप्यूटर्स जैसी नहीं थीं। उनमें मैकेनिकल रिलेज का इस्तेमाल होता था। अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो मैकेनिकल रिलेज असल में फिजिकल स्विचेस होते थे जो क्लैक क्लैक करके खुलते और बंद होते थे। बिल्कुल सही। क्योंकि उनमें मूविंग पार्ट्स थे, इसलिए वो धीमे थे और बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। सही कहा। असली क्वांटम लीप तब आया जब उन मैकेनिकल रिलेज की जगह वैक्यूम ट्यूब्स ने ली। वैक्यूम ट्यूब्स? हाँ, वैक्यूम ट्यूब्स में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते थे। वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को कंट्रोल करते थे। इसका मतलब था कि कैलकुलेशन स्पीड फिजिकल मूवमेंट से आजाद होकर बिजली की गति पर पहुंच गई। वाह, मतलब लाइट स्पीड! ये तो एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था। और इसी शिफ्ट का फायदा उठाकर आईबीएम का असली उदय होता है। आईबीएम ने बाजार को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने सिर्फ एक डब्बे के रूप में हार्डवेयर नहीं बेचा, राइट? नहीं, उन्होंने बिजनेसेस को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेंटेनेंस का एक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया। लेकिन आईबीएम की कहानी में सबसे बड़ा जुआ था 1960s के दशक में आईबीएम सिस्टम 360 का लॉन्च। उन्होंने अपने सभी मॉडल्स को एक साथ कंपैटिबल बना दिया। सिस्टम 360 कोई आम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था। ये पूरी कंपनी को दांव पर लगाने जैसा था। ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम 360 से पहले अगर कोई बिजनेस अपना कंप्यूटर अपग्रेड करता था तो उन्हें अपना सारा सॉफ्टवेयर शुरू से दोबारा लिखना पड़ता था। मतलब हर नई मशीन के लिए नया कोड? ये तो बहुत खर्चीला और मुश्किल काम रहा होगा। बहुत ज्यादा। आईबीएम ने एक ऐसा यूनिफाइड इकोसिस्टम बनाया जहां छोटा कंप्यूटर भी उसी सॉफ्टवेयर पर चलता था जिस पर बड़ा कंप्यूटर चलता था। ब्रिलियंट। एक बार कोई बिजनेस आईबीएम के इकोसिस्टम में आ गया तो उनके लिए किसी और कंपनी के कंप्यूटर पर शिफ्ट होना लगभग नामुमकिन हो गया। हाँ, स्विचिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई कि कस्टमर हमेशा के लिए लॉक हो गया। लेकिन मेन फ्रेम्स तो बहुत महंगे थे। बहुत महंगे। हर कंपनी उन्हें खरीद नहीं सकती थी। इसी समस्या से निपटने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आया, जिसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। राइट, टाइम शेयरिंग। इसका आइडिया ये था कि एक बहुत बड़े महंगे सेंट्रल कंप्यूटर को कई यूजर्स एक साथ शेयर करेंगे और जितना इस्तेमाल करेंगे उतना पैसा देंगे। जैसे रेंट पे लेना। एग्जैक्टली। यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग कंपनी यानी यूसीसी जैसी टाइम शेयरिंग कंपनियों की शेयर्स में भारी उछाल आया। एक समय पर यूसीसी का शेयर $1.5 से बढ़कर $155 तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ा बबल था।
मुझे ये टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आज के क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा लग रहा है। क्या ये एक ऐसा सही आइडिया था जो अपने समय से बहुत पहले आ गया था? ये तुलना बहुत सटीक है। टाइम शेयरिंग सच में क्लाउड कंप्यूटिंग का दादा परदादा था। हाँ, दादा परदादा। हाँ, उनका विजन एक कंप्यूटिंग यूटिलिटी नेटवर्क बनाने का था, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल ग्रिड की तरह कि जब जरूरत हो स्विच ऑन करो और कंप्यूटिंग पावर मिल जाए। लेकिन हकीकत ये थी कि उस समय का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि प्रोसेसिंग पावर की कीमत बहुत तेजी से गिरने लगी। मतलब जिन कंपनियों ने करोड़ों रुपए लगाकर बड़े मेन फ्रेम्स खरीदे थे ताकि वो उन्हें किराए पर दे सकें, उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही खतरे में पड़ गया। बिल्कुल, क्योंकि अब छोटे कंप्यूटर सस्ते हो रहे थे। यही हुआ। प्रोसेसिंग पावर सस्ती होने के कारण DEC यानी डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों ने छोटे मिनी कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने IBM की मोनोपोली को ऐसे तोड़ा कि उन्होंने वो भारी भरकम कंप्लीट सॉल्यूशंस बेचने के बजाय सीधे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को छोटे सस्ते कंप्यूटर्स बेचे जिन्हें वो खुद प्रोग्राम कर सकते थे। तो इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? टाइम शेयरिंग कंपनियों में इन्वेस्टर्स ने करोड़ों डॉलर झोंक दिए थे, ये सोचकर कि कंप्यूटिंग हमेशा महंगी रहेगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार ने उस पूरे बिजनेस मॉडल को ही तबाह कर दिया। मिनी कंप्यूटर्स ने यह साबित कर दिया कि मशीन्स को छोटा किया जा सकता है, और इसी ने पर्सनल कंप्यूटर यानी PC और माइक्रोचिप के लिए रास्ता साफ किया। यहाँ इंटेल की कहानी बहुत मजेदार है। हाँ, शुरुआत में इंटेल मेमोरी चिप्स बनाता था, राइट? लेकिन जापानीज कंपनियों ने उन्हें इस मार्केट में बुरी तरह मात दे दी। हाँ, वो मेमोरी चिप्स में जापानीज स्केल का मुकाबला नहीं कर पाए। हार मानकर इंटेल को कुछ नया सोचना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया? इंटेल ने मेमोरी चिप्स को छोड़कर अपना पूरा फोकस माइक्रो प्रोसेसर पर लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोचिप का असली विकास किसी बड़े मिलिट्री प्रोजेक्ट के लिए नहीं हुआ था। तो किसके लिए हुआ था? एक मास मार्केट प्रोडक्ट के लिए हुआ था, पॉकेट कैलकुलेटर। वेट, कैलकुलेटर? हाँ, कैलकुलेटर्स को छोटा और सस्ता बनाने की होड़ ने इंटीग्रेटेड सर्किट्स की लिमिट्स को पुश किया। वाओ! और फिर PC इंडस्ट्री में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने पूरी दुनिया का बिजनेस लैंडस्केप बदल दिया। IBM का PC मार्केट में आना। यस, IBM ने PC मार्केट में कदम रखा। उन्हें लगा कि वो जल्दी से एक PC बनाकर मार्केट कैप्चर कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने एक भारी भूल कर दी। सबसे बड़ी भूल? उन्होंने अपने PC का सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक छोटी सी कंपनी से आउटसोर्स किया और चिप्स इंटेल से लिए, जिसका नतीजा बहुत भयानक हुआ उनके लिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दुनिया की सबसे बेहतरीन और महंगी गाड़ी डिजाइन करें। अच्छा? लेकिन उसके इंजन और स्टीयरिंग व्हील का पेटेंट किसी और को दे दें और उन्हें छूट दे दें कि वो उस इंजन को किसी भी दूसरी गाड़ी बनाने वाले को बेच सकते हैं। सही बात है। IBM ने PC फॉर एक लेजिटिमेट बिजनेस टूल तो बना दिया, लेकिन ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके उन्होंने अनजाने में क्लोन इंडस्ट्री को जन्म दे दिया। क्लोन इंडस्ट्री? हाँ, कॉम्पैक्ट जैसी कंपनियों ने देखा कि IBM PC के अंदर के पुर्जे तो कोई भी खरीद सकता है। उन्होंने एक बेहद चालाक कानूनी तरीका निकाला जिसे क्लीन रूम डिजाइन कहते हैं। एक सेकंड, ये क्लीन रूम डिजाइन क्या होता है? कॉम्पैक्ट ने इंजीनियर्स की 2 अलग-अलग टीम्स बनाई। एक टीम ने IBM के कोड और मैनुअल्स को पढ़ा और सिर्फ ये लिखा कि वो कंप्यूटर काम कैसे करता है, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस। ओके। फिर उन्होंने वो स्पेसिफिकेशंस दूसरी टीम को दिए जिसने IBM का कोड कभी नहीं देखा था। इस दूसरी टीम ने उन स्पेसिफिकेशंस के आधार पर बिल्कुल नया कोड लिखा जो IBM के कंप्यूटर जैसा ही काम करता था। लेकिन डायरेक्ट कॉपी नहीं था। एग्जैक्टली, ये पूरी तरह से लीगल था। नतीजा ये हुआ कि कॉम्पैक्ट ने IBM से सस्ता और तेज कंप्यूटर बना लिया जो बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर चलाता था। और देखते ही देखते कॉम्पैक्ट ने अपने पहले ही साल में लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स कर ली और IBM का मार्केट शेयर धड़ाम से गिर गया। इस पूरी घटना ने टेक इंडस्ट्री की वैल्यू चेन को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। PC खुद में सिर्फ एक कमोडिटी बन गया। हाँ, प्लास्टिक और मेटल का एक डब्बा जिसे कोई भी बना सकता था। वही तो, सारा असली मुनाफा, सारा इकोनॉमिक पावर उन ब्रांडेड पुर्जों के पास चला गया जो उस डब्बे के अंदर थे। ये इंटेल इनसाइड और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का युग बन गया। ये साबित करता है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर अक्सर सिर्फ एक डिलीवरी मैकेनिज्म होता है और असली मोनोपोलीज सॉफ्टवेयर और इकोसिस्टम में बनती हैं। बिल्कुल। तो
अब स्थिति ये थी कि सबके डेस्क्स पर पीसीज आ गए, सस्ते डब्बे जिनमें इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट का दिमाग था। लेकिन एक डब्बा अकेले क्या ही कर लेगा, है ना? उसे दूसरे डब्बों से जुड़ना था। सही। अगला लॉजिकल कदम था इन लाखों करोड़ों अकेले डब्बों को एक दूसरे से जोड़ना। और यहां से जन्म होता है इंटरनेट का। इंटरनेट का बूम। आरपानेट की मिलिट्री और एकेडमिक जड़ों से निकलकर हम नेटस्केप और अमेज़न के कमर्शियल उदय तक पहुंचते हैं। और इसके साथ ही शुरू होता है इतिहास का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट मेनिया, 1999 और 2000 का .com बबल। .com बबल के दौरान जो हुआ वो फाइनेंशियल हिस्ट्री में किसी सामूहिक पागलपन से कम नहीं था। पागलपनी तो था। इन्वेस्टर्स ने वैल्यूएशन के सारे पुराने और आजमाए हुए मैट्रिक्स को कूड़ेदान में डाल दिया। कैश फ्लो, अर्निंग्स, डिविडेंड्स, इन सबको ओल्ड इकोनॉमी का हिस्सा मानकर खारिज कर दिया गया। मैं भी यही सोच रहा था कि क्या इन्वेस्टर्स ने पूरी तरह से अपना दिमाग बंद कर लिया था? वैल्यूएशन का तरीका क्या था उस टाइम? तुम्हें पता है क्या थे मैट्रिक्स? आईबॉल्स और वेबसाइट हिट्स। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे किसी रेस्टोरेंट की कीमत इस बात से तय की जाए कि कितने लोग उस रेस्टोरेंट की खिड़की के बाहर से झांक कर गए हैं। हाँ, भले ही किसी ने अंदर आकर खाना ना खरीदा हो। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। जब कंपनीज के पास रेवेन्यू नहीं होता तो वॉल स्ट्रीट नए मैट्रिक्स इजाद कर लेता है ताकि ऊंचे वैल्यूएशंस को जस्टिफाई किया जा सके। राइट। और ये सिर्फ छोटी स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं था जिनके नाम के आगे .com लगा था। पुरानी टेलीकॉम कंपनीज के वैल्यूएशंस भी बिना किसी ठोस आधार के आसमान छूने लगे थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस नई डिजिटल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर माना जा रहा था। बिजनेस मॉडल ही नहीं था। मतलब सुपर बोल जैसे बड़े इवेंट्स में ऐसी कंपनियों ने करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए जिनका रेवेन्यू बेसिकली जीरो था। लेकिन जब ये बबल फटा और बाजार क्रैश हुआ तो सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हाँ, उसी राख से गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनियां उठी। उन्होंने सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ई कॉमर्स पर राज किया। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि हजारों कंपनियों के डूबने के बाद यही कंपनियां क्यों बची? जो कंपनियां बची उन्होंने सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म्स और नेटवर्क इफेक्ट्स का निर्माण किया। नेटवर्क इफेक्ट? हाँ, नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि जब कोई सर्विस जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं वो उतनी ही बेहतर और वैल्यूएबल हो जाती है। अच्छा। जब अमेज़न किताबें खरीदने का डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म बन गया या गूगल सर्च करने का, तो उनका स्केल इतना बड़ा हो गया कि किसी भी नए कॉम्पिटिटर के लिए उन्हें टक्कर देना लगभग असंभव हो गया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया और पूरे इंटरनेट एक्सपीरियंस के आर्किटेक्ट्स बन गए। एग्जैक्टली। ओके, तो हमने वायरलेस रेडियो से लेकर इंटरनेट तक का सफर तय कर लिया। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर एक फ्रेमवर्क समझने की बारी है। हाँ, चैप्टर 11। एलएसडेन नायर ने अपनी किताब में इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण करके टेक इन्वेस्टिंग का एक 5 स्टेज मॉडल तैयार किया है। नायन का ये 5 स्टेज मॉडल हमें दिखाता है कि हर बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति बिल्कुल एक ही पैटर्न से गुजरती है। तो स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 है फीजिबिलिटी। यहाँ बुनियादी साइंस को साबित किया जाता है और अक्सर इसके लिए फंडिंग सरकार या मिलिट्री से आती है। ओह, जैसे इंटरनेट के लिए आर्पानेट या कंप्यूटिंग के लिए ब्लेचली पार्क और मार्क 1। बिल्कुल। फिर आता है स्टेज 2 जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ आम जनता और बाजार को उस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल की भनक लगती है और तब पैसा आना शुरू होता है। हाँ, और ये बहुत जल्दी एक बबल में बदल जाता है। और फिर हम स्टेज 3 यानी बूम में प्रवेश करते हैं। हर कोई उस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना चाहता है। लेकिन असली परीक्षा होती है स्टेज 4 में, रैशनलाइजेशन एंड क्रैश। जब अंधाधुंध फंडिंग सूख जाती है, हकीकत सामने आती है और कमजोर बिजनेस मॉडल्स वाली कंपनियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। और जो इस महाविनाश से बच जाते हैं वो पहुंचते हैं स्टेज 5 में यानी मैच्योरिटी। यहाँ टेक्नोलॉजी बाजार में पूरी तरह स्थापित हो जाती है और कुछ गिनी चुनी विजेता कंपनियां पूरे मार्केट पर हावी हो जाती हैं। रेलवे मेनिया से लेकर वायरलेस, मेन फ्रेम्स, पीसीज और इंटरनेट तक हर क्रांति इसी एग्जैक्ट साइकिल से गुजरी है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? एक आम इन्वेस्टर के लिए चक्र क्या मायने रखता है? क्या हमें अगली बड़ी तकनीक को उसके शुरुआती दौर में ही पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तरह? इतिहास हमें इसका बिल्कुल उल्टा सबक देता है। किसी भी नई टेक्नोलॉजी के शुरुआती दौर में ये पहचानना
कि आखिरकार कौन सी कंपनी विजेता बनेगी वो लगभग असंभव है। असंभव है। हाँ, ये एक लूजर्स गेम है। इन्वेस्टर्स के लिए असली वैल्यू ये समझने में है कि विनर्स को चुनने से ज्यादा आसान है लूजर्स को पहचानना। विनर्स को छोड़कर लूजर्स को पहचानना आसान है? कैसे? हाँ, जब कोई ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी आती है तो ये देखना बहुत आसान होता है कि कौन सी पुरानी इंडस्ट्रीज अब तबाह होने वाली हैं। अच्छा। जैसे रेलवे के आने पर यह साफ था कि अब नहरों यानी कैनाल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खत्म हो जाएगा। टेलीफोन ने टेलीग्राफ को खत्म कर दिया। और ई कॉमर्स के स्केल ने ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर रिटेल को भारी नुकसान पहुंचाया। एग्जैक्टली। अगर आप सिर्फ उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने से बचें जो स्ट्रक्चरली खत्म होने वाले हैं तो आप अपना कैपिटल बचा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। शुरुआत में हाइप के पीछे भागने वाले आम इन्वेस्टर्स अक्सर अपना सब कुछ गवा बैठते हैं क्योंकि शुरुआती कंपनियों के सर्वाइव करने का रेट बहुत कम होता है। महान इन्वेस्टर सर जॉन टेम्पल्टन का वो मशहूर कोट याद आ रहा है मुझे। द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। हाँ, बहुत एप्ट है यहाँ। लालच, खौफ और इंसान का स्वभाव आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 200 साल पहले रेलवे मेनिया के समय था। और यही बात आज के आधुनिक मार्केट ट्रेंड्स पर भी लागू होती है। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की या बायोटेक की, इमोशनल ड्राइवर्स आज भी वही हैं। वही उम्मीदें और वही डर। इन्वेस्टर्स आज भी बिना वैल्यूएशन की परवाह के भारी पैसा लगा रहे हैं, ये सोचकर कि ये नई तकनीक फाइनेंशियल ग्रेविटी के सारे पुराने नियमों को तोड़ देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तकनीक भले ही बदल जाए, लेकिन उस पर बाजार का जो रिएक्शन होता है वो कभी नहीं बदलता। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाती है। प्रगति कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं होती। ये एक भारी उत्साह, फिर गहरी निराशा और फिर एक नई शुरुआत का एक एंडलेस लूप है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि आज की जो टेक जायंट कंपनियां हैं वो अजेय हैं। उनके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटवर्क इफेक्ट्स हैं और हजारों करोड़ रुपए का कैश है। अनबीटेबल लगते हैं वो। लेकिन एक आखिरी विचार जो मेरे दिमाग में आता है, आज हम जिन टेक दिग्गजों को अजेय मानते हैं, क्या वे खुद उस पुरानी टेक्नोलॉजी की तरह नहीं बन गए हैं जो किसी अनजान जगह पर बन रहे नए आविष्कार के कारण रातों रात खत्म हो सकते हैं? हो सकता है। शायद अगली बड़ी क्रांति स्टेज 1 में कहीं फीजिबिलिटी साबित कर रही हो और आज के ये दिग्गज कल के लूजर बन जाएं। Now we are going to wrap up with a short summary or theme of a book. चलिए सीधे इस कोर थीम पर आते हैं। टेक्नोलॉजी पिछली कई सेंचुरीज में लगातार बदलती आई है, लेकिन ह्यूमन ग्रीड और मार्केट हाइप बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। सदियां बीत जाती हैं पर इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज नहीं होता। एक नई टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट उसको लेकर ओवर एक्साइटेड होता है और एंड रिजल्ट होता है एक मैसिव फाइनेंशियल बबल। आज के इस विश्लेषण में हम इसी टाइमलेस पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। तो आज का एजेंडा काफी सिंपल और क्रिस्प है। हम 4 मेन सेक्शंस कवर करेंगे। पहला, द टेक इन्वेस्टमेंट थीम। दूसरा, हिस्टोरिकल मार्केट बबल्स के पैटर्न्स। तीसरा, एक टेक बबल की एक्चुअल एनाटॉमी। और आखिर में इन्वेस्टिंग का फाइनल वर्डिक्ट। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द टेक इन्वेस्टमेंट थीम, जहां हम ह्यूमन नेचर को टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट कंपेयर करेंगे। जब भी कोई रेवोल्यूशनरी टेक मार्केट में आती है ना, तो मार्केट का रिएक्शन लिटरली 100% प्रेडिक्टेबल होता है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, ह्यूमन नेचर हमेशा सेम रिएक्ट करता है। डॉक्टर एलिस्टेयर नाइन ने 200 साल की फाइनेंशियल हिस्ट्री पर डीप रिसर्च की है। उन्होंने रेलवे से लेकर इंटरनेट तक के डेटा को स्टडी करके ये प्रूफ कर दिया कि मार्केट मेनियाज हमेशा एक एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट फॉलो करते हैं। ये सब कोई रैंडम इवेंट्स नहीं है, बल्कि एक वेल डिफाइंड हिस्टोरिकल पैटर्न का हिस्सा हैं। सर जॉन टेम्पल्टन का एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने कहा था, द 4 मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर दिस टाइम इट्स डिफरेंट। और ये एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट है। इन्वेस्टर्स हमेशा इस ट्रैप में फंसते हैं। जैसे ही कोई नई टेक आती है, हमें लगने लगता है कि बस अब एक न्यू इकोनॉमी स्टार्ट हो गई है और फाइनेंस के पुराने रूल्स अब अप्लाई नहीं होंगे। पर एग्जैक्टली यही सोच हमारा सबसे बड़ा लॉस करवाती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, हिस्टोरिकल मार्केट बबल्स। देखते हैं कि पास्ट हमें एक्चुअली क्या सिखाता है। एक पुरानी कहावत है, हिस्ट्री डजंट जस्ट रिपीट, इट राइम्स। पुराने जमाने के टेक बूम्स और रीसेंट टेक बूम्स में एक ऐसी सिमिलैरिटी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। जरा सोचिए, 1840s में फिजिकल रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे और 1990s में डिजिटल फाइबर ऑप्टिक केबल्स।
दोनों ही केसेस में एक मैसिव ओवर कैपेसिटी क्रिएट की गई। इन्वेस्टर्स ने बिना सोचे समझे हजारों करोड़ और लैक्स ऑफ रुपीस ब्लाइंडली पोर कर दिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या था? दोनों बार आइडेंटिकल मैसिव क्रैशेस हुए और आम लोगों का पैसा डूब गया। इस टाइमलाइन को देखिए। 1840s में टेलीग्राफ, 1880s में इलेक्ट्रिक लाइट, 1900s में ऑटोमोबाइल्स, 1980s में पर्सनल कंप्यूटर्स और फाइनली 1990s में इंटरनेट। नोटिस किया आपने? स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी हर बार चेंज हो रही है, बट क्रोर्स और लैक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल का एक रैपिड कियोटिक इन्फ्लक्स हर सिंगल टाइम होता है। हम टेक्स से इतने मैस्मराइज हो जाते हैं कि इन्वेस्टिंग के बेसिक्स भूल जाते हैं। यही वो फेज होता है जहां न्यू इकोनॉमी ट्रैप एक्टिवेट होता है। .com बबल के टाइम को याद करें, नॉर्मल वैल्यूएशन मैट्रिक्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। लोग कंसेप्ट्स खरीद रहे थे, एक्चुअल कैश फ्लो नहीं। अगर किसी कंपनी के नाम के आगे बस एक .com लगा था तो बिना किसी प्रॉफिट के भी उसकी वैल्यूएशन सैकड़ों करोड़ में पहुंच जाती थी। इट्स टोटली क्रेजी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एनाटॉमी ऑफ अ टेक बबल, एक क्लियर 5 स्टेज साइकिल। हर सिंगल टेक बबल कैसे बनता है और कैसे फटता है, इसकी एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है। अलासेदायर नेन ने इस टेक्नोलॉजी साइकिल को इन 5 क्लियर स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्केप्टिसिज्म से शुरू होकर हाइप, क्रैश, रैशनलाइजेशन और आखिर में अल्टीमेट सक्सेस। चलिए अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि एक टेक बूम एक्चुअली कैसे परफॉर्म करता है। शुरुआत में स्टेज 1 में टेक्नोलॉजी पर डाउट किया जाता है, लेकिन फिर इनिशियल डाउट जल्द ही एक मैसिव वेव ऑफ फोमो में बदल जाता है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में इजी मनी फ्लड करने लगती है और देखते ही देखते हंड्रेड्स ऑफ न्यू कंपनीज फॉर्म हो जाती हैं। ये ऐसी स्टॉक मार्केट मेनिया क्रिएट करती है जहां जीरो रेवेन्यू वाली कंपनीज भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ पर वैल्यू की जाती हैं। रियलिटी से कनेक्शन कंप्लीटली टूट जाता है। पर फॉर श्योर हर पार्टी का एक एंड होता है। जब कैश बर्न रेट फंडिंग से ज्यादा हो जाता है और इजी मनी आना बंद हो जाती है, तब स्टेज 3 हिट करता है, द इनएविटेबल क्रैश। पैनिक सेट इन होता है और बबल बर्स्ट हो जाता है। इसके बाद आती है स्टेज 4, जो बेसिकली रैशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन का फेज है। ये प्रोसेस बहुत ब्रूटल होता है। सिर्फ वही कंपनीज सर्वाइव करती हैं जो एक्चुअली अपना कैश मैनेज कर सकती हैं। वीक कंपनीज कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती हैं। फिर आता है फाइनल स्टेज, स्टेज 5। ट्रू लॉन्ग टर्म विनर्स सिर्फ इस क्रैश और रीफाइनेंसिंग फेज के बाद ही क्लियर होते हैं। जब डस्ट सेटल होती है और मार्केट स्ट्रक्चर फाइनली स्टेबलाइज हो जाता है, तभी असली डोमिनेंट प्लेयर्स इस पूरे रैकेज से बाहर निकल कर आते हैं। इस साइकिल का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल Amazon है। Amazon.com क्रैश के दौरान सर्वाइव कर गया क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली सही टाइम पर इनिशियली ही इनफ कैपिटल रेस कर लिया था। जब बाकी इंटरनेट कंपनीज बैंक बैलेंस जीरो होने की वजह से बैंकरप्ट हो रही थी, Amazon ने अपने हाईली स्केलेबल कैश फ्लो मॉडल को प्रूव करने के लिए उस कैपिटल का यूज किया और एक रियल लॉन्ग टर्म विनर बनकर उभरा। सेक्शन 4, द फाइनल इन्वेस्टिंग वर्डिक्ट, कुछ टाइमलेस लेसन्स जो हम सबके काम आएंगे। आज के टाइम में जब हम AI या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज को देखते हैं तो ये एडवाइस लिटरली एक गेम चेंजर है। यहाँ वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। स्टेज 2 के टाइम पर विनर पिक करने की कोशिश करना इन्वेस्टिंग नहीं, प्योर गैम्बलिंग है। मोस्टली नई टेक कंपनीज फेल हो जाएंगी। असली इन्वेस्टिंग तो वहां शुरू होती है जब हम स्टेज 4 यानी कंसोलिडेशन फेज का वेट करते हैं। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल मैट्रिक्स और एक्चुअल कैश फ्लो को देखें, मार्केट के शोर और हाइप को बिल्कुल नहीं। नायरन की एक बहुत प्रोफाउंड इंसाइट ये है कि अर्ली स्टेजेस में लॉन्ग टर्म विनर्स पिक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर हाँ, लूजर स्पॉट करना काफी आसान है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री देखें तो ये समझना बहुत ईजी था कि रेलवेज के आने पर कैनाल्स हार जाएंगे या टेलीफोन्स के आने से टेलीग्राफ्स बंद हो जाएंगे, पर कौन सी स्पेसिफिक रेलवे कंपनी सर्वाइव करेगी ये प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सो हमारा मेन टेकअवे क्या है? पेशेंस आउटलास्ट्स हाइप। एक इन्वेस्टर को इन हिस्टोरिकल पैटर्न्स को इफेक्टिवली समझना चाहिए। यही अंडरस्टैंडिंग हमारे मेहनत के लाखों और करोड़ों को उन इनएविटेबल मार्केट क्रैशेस में वाइप आउट होने से प्रोटेक्ट करती है। ये बिल्कुल एक रिपीटिंग साइकिल है। तो आखिर में एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन उठता है, हिस्ट्री और ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद भी क्या आने वाली किसी नई AI या टेक रेवोल्यूशन में हम वापस उसी दिस टाइम इट्स डिफरेंट वाले ट्रैप में फंसेंगे? ये एक ऐसी प्रोवोकेटिव थॉट है जिस पर हम सभी को डीपली सोचना चाहिए। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।